अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान शेरी और आप लोग देख रहे हैं ईद आज के साथ। सबसे पहले तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी क़ुरबानी को अपने बारगाह इलाही में कबूल अता फरमाए। और आज जैसे कि ईद का दूसरा दिन है और हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान मौजूद हैं जिन्हें आप वैसे टेलीविज़न स्क्रीन पे देखते रहते हैं, लेकिन आज हम उनसे जानेंगे कि वो अपना ईद का दिन कैसे मनाते हैं। हमारी जो पहली मेहमान है उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका टाइम लेना बहुत मुश्किल है और ख़ास तौर पे जब बात आती है स्टाइलिंग की तो फिर तो उनका टाइम लेने के लिए 2-2, 3-3 हफ्ते लग जाते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं बीनिश परवेज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बीनिश, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि आपका टाइम लेना जो है वो बहुत मुश्किल है। वो तो है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी हम इस पे भी आगे हम बात करेंगे। और फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि ईद के बाद अक्सर हम देखते हैं कि रिश्ते जो होते हैं, जो हो रहे होते हैं, जो मंगनियाँ हुई हुई होती हैं या जो निकाह हुए होते हैं, वो शादियाँ होती हैं जो अमूमन ईद के बाद ज़्यादा होती हैं। और जब बात आए शादी की तो मिसेस अली का नाम ना आए ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे रिश्ते कराती हैं ये और दूसरी शादी भी करवाती हैं। ये हमने एक दफ़ा रमज़ान ट्रांसमिशन में भी इनसे पूछा था। आज हम इनसे पूछेंगे कि ये ईद कैसे मनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और अभी आपसे हम रिश्तों की भी बात करेंगे कि कहाँ कहाँ और किस किस के रिश्ते आपने करा दिए। अच्छा, जो हमारी तीसरी मेहमान है, टेलीविज़न स्क्रीन पे आप इनको बहुत देखते आए हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है और आज ये हमारे शो में आई हैं। और जो सबसे अच्छी इनकी बात है वो ये है कि जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं जिसे हम डाइटिशियन कहते हैं या जो हमें न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, उनके बारे में ये बहुत अच्छी राय देती हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे कराची के लोग, यहाँ के खाने और यहाँ के त्यौहार बहुत पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और मिनिश, आपसे शुरुआत करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ईद उल अज़हा की अगर हम बात करते हैं तो ज़ाहिर बकरा ईद है, लेकिन अगर ईद उल फितर की बात करते हैं तो आप लोगों के पास बड़ा रश रहता है, टाइम नहीं होता है आपके पास। सदर पाकिस्तान से मिलना आसान होता है, बीनिश से मिलना जो होता है वो मुश्किल होता है। बकरा ईद में क्या रहता है? नामुमकिन कर दिया भाई इन्होंने, अभी से ही ऑफर क्लोज कर दिया। मैं रमज़ान में अपने घर वालों से ये बात कह देती हूँ कि 20-21 रमज़ान के बाद अगर मैं आपको नज़र ना आऊँ, सोने उठने के टाइमिंग्स अलग होते हैं, मैं जा रही हूँ तो सब सो रहे हैं, मैं उठ रही हूँ, तो नज़र ना आऊँ, मेरे खाने की फ़िक्र, मेरे किसी चीज़ की, मेरे कमरे की सफाई, किसी चीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। 10 डेज़ मुझे सब भूल जाएं और मुझे कोई स्ट्रेस ना दे, मुझसे कोई सवालात ना करे, बिकॉज़ इतना बुरा स्केड्यूल होता है। सुबह के अलग अपॉइंटमेंट्स चल रहे होते हैं, शाम के अलग चल रहे होते हैं और इफ्तार के बाद के अलग चल रहे होते हैं। जी बिल्कुल, हमें इस बारे में इल्म है। रमज़ान ईद तो आफ्टर 20 ईद वाले दिन भी मैं कहती हूँ मुझे कोई फ़ोन ना करे। अच्छा, फिर ये ज़ाहिर ईद उल अज़हा आती है तो इसमें ज़्यादातर कहते हैं मर्दों की ईद है, ख़वातीन जो है ज़ाहिर किचन विचन में काम करती हैं, तो इस पर क्या स्केड्यूल रहता है? इस पर भी कोई ऑफर्स आई हुई होती हैं आप लोगों की? देखें, ये ख़वातीन तो बाज आने वाली चीज़ नहीं है ना, बिल्कुल सही बात। सिंगार तो हर ईद पे चाहिए होता है और ईद की रौनक भी शायद यही होती है, लेकिन ख़वातीन होती हैं रौनक ईद की। बिल्कुल नहीं, ईद की रौनक सैलून जाना और तैयारी करना रौनक में शामिल होता है। तो बेसिकली जो है वो सर्विसेज में फ़र्क होता है, 100% होता है। बहुत ज़्यादा एलाबरेट करके इतना ख़र्चा नहीं किया जाता क्योंकि कुछ ख़र्चा जो है वो ज़ाहिर है कि मर्द हजरात जो है वो इतने महंगे जानवर ख़रीद रहे होते हैं, तो काफ़ी बजटिंग में इश्यूज़ होते हैं, ख़ास तौर पे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास किस्म के लोगों को। बट जिन लोगों ने करना है उन्होंने करना है, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अजीब बात है, वैसे तो ख़वातीन को किचन का काम होता है, लेकिन इस ईद पे मेहंदी बड़े ज़ोरों शोर से लगती है। दैट आई हैव नो आइडिया व्हाई। हाँ, मेहंदी भी लगती है। मैं यही बात कर रही हूँ कि मेहंदी एक ऐसी सर्विस है जो यूजुअली मैं हमेशा सोचती हूँ कि बकरा ईद पे जब आपने किचन में ही खड़े होना है, पानी में हाथ है, कुक कर रहे हैं, मसाले लगा रहे हैं या व्हाटसोएवर यू वर्किंग, फिर भी शौक है और उस शौक का कोई मोल नहीं है। और ईद आई थिंक मेहंदी के बगैर वैसे ही नहीं मनाई जा सकती। अच्छा, अब ये तभी मैं कहूँ खाने में सिर्फ मेहंदी की क्यों आ रही होती है, अब समझ आया ये ख़वातीन करती क्या है। मिसेस अली, आपकी जाने बातें, ज़ाहिर ईद के बाद शादियों का सीज़न होता है, पहले तो ये बताएं क्यों होता है कि ईद के बाद ही क्यों शादियाँ रखनी है और जो इतने महीने जा रहे हैं उसमें नहीं रखते लोग, ईद के बाद कर लेते हैं? जी हाँ, पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है, अभी से नहीं है, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। हमारी शादी भी ईद के बाद हुई थी, हमारे जितने बड़े बाबा अजदाद हैं उनकी भी शादियाँ ईद के बाद होती है। ये पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है। ये तो नहीं है कि अब लोगों से कोई भी काम कहो ना तो वो कहते हैं ईद के बाद करेंगे। हाँ, ईद के बाद बात करेंगे। हर चीज़ ईद के बाद ही हो रही है यहाँ पे, तो शादियाँ भी ईद के बाद ही हो रही हैं। सच्ची। तो आपकी कैसी गुजरती है ईद, या ईद वाले दिन भी आप जिनके रिश्ते कराई होती हैं उनके घर जा रही होती हैं कि भाई हमने आपकी शादी कराई है तो हम नई बहू के हाथ से कुछ खाने आए?
ऐसा तो नहीं होता? नहीं, ये तो कह रही थोड़ा सा गोश्त भी दे दो। नहीं, खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईद के फर्स्ट डे भी और सेकंड डे और थर्ड डे अवेलेबल होती हूँ अपने फ़ोन्स के साथ। अगर कुछ क्लाइंट हमारे ऐसे होते हैं जो कि कुर्बानी वगैरह से फ्री होके अवेलेबल होते हैं बात करने के लिए या वीडियो कॉल के लिए, तो उनसे भी बात चलती रहती है। और घर की भी, क्योंकि ज़रूरियात हैं, आपको पता है कि कुर्बानी होती है तो उसकी चीज़ों को मैनेज करना या घर में खाना वाना पकाना, तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। बट सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं अपने वर्क को बहुत इंजॉय करती हूँ, मैं बहुत पैशनेट रहती हूँ। तो वो चांद रात हो, ईद हो, मेरे साथ मेरे बच्चे, फैमिली होती है, मेरे साथ अपनी लड़कियों की टीम होती है, तो मैं कभी अपने वर्क को स्ट्रेसफुल या टफली नहीं लेती और ना ही लोगों को बताती कि मेरे पास बहुत काम है। मैं हर काम बहुत परफेक्ट मूड में रिलैक्स होके पैशनेट होके करती हूँ। तो मैं हमेशा इसी मूड और एनर्जी में आपको दिखती हूँ, रिश्ते कराती रहती हूँ। ईद वाले दिन भी रिश्ते करा रही हूँ? बिल्कुल। ईद वाले दिन भी जो हमारे एक आम जबान में कहते हैं मीटर ऑन है जी। मीटर ऑन है जी। मिसेस अली का मीटर हर टाइम ऑन है जी। पैसे जो है वो बनते रहते हैं, लेकिन बहरहाल रिश्ते कराना अच्छी बात है। आपकी जाने बातें हैं जी, आप लाहौर से आई हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि लाहौर में ईद मनाने का ज़ाहिर अपना एक वो होता है, वहाँ पे नॉर्मली लोग किस तरह ज़्यादा इंजॉय करते हैं? वैसे ज़ाहिर पूरे पाकिस्तान में सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा कल्चर का फ़र्क होता है। बिल्कुल, थोड़ा डिफरेंस होता है। पर देखिए, आप जब बाहर की ममालिक में जाते हैं तो वी रिप्रेजेंट पाकिस्तान लाइक ए वन मैन नेशन और ए वन वुमेन नेशन। फिर हम ये नहीं होते कि इस्लामाबाद है, कराची है, कोयटा है, बलोचिस्तान है, KP है, फिर हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं। अच्छा, अगर लाहौर के ट्रेडिशन और कराची की बात की जाए तो थोड़ा डिफरेंस है ईद के हवाले से, आपको पता होगा। वो कुछ है कि टाइमिंग्स की मैंने देखा है यहाँ पे लोग मतलब 4 to 4 उठना, मतलब देर से सोना, देर से जागना। फिर देखिए, लाहौर में लस्सी वगैरह पीने का रिवाज बड़ा है, खाना वगैरह खाया और इस तरह की चीज़ें। और स्पेशली ईद पे मैं 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगी कि गोश्त को सब्जियों के साथ बनाएं, कम मसालों में बनाएं, जो आपने ऑयल का इस्तेमाल कम करें उसमें, और कोशिश करें कि कहवे का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सोडा ड्रिंक्स। ये 3-4 चीज़ें अगर आप बकरा ईद पे कर लें तो आपकी ना सिर्फ हेल्दी तरीके से ईद गुजर सकती है, बल्कि तमाम वो ख़वातीन और मर्द हज़रात आप लोग खूबसूरत नज़र आएंगे, सेहतमंद नज़र आएंगे और हस्पताल में मरीज़ों का रश भी कम होगा। अच्छा, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही की। इसको भी अभी हम कंटिन्यू करेंगे कि ईद के खास तौर पर बकरा ईद पे ज़्यादा लोगों को मेडिकल के इश्यूज़ होते हैं, उसकी क्या वजह होती है? बिनिश, जैसे कि हम देखते हैं कि अब ज़ाहिर बकरा ईद पे काफ़ी चीज़ें होने लगी हैं, गायों की कैटवॉक्स हो रही हैं। जी बिल्कुल, बकरों की भी हो रही हैं, बड़ी एक नुमाइश हो रही है। तो क्या आगे ऐसा तो कोई चांस नहीं होगा कि भाई कोई अपनी गाय लाएगा, बोलेगा इसकी स्टाइलिंग कर दो, जिस तरह इनको इन कर दिया है? अब मैं सही बता रहा हूँ आपको? देखिए, आई एम श्योर जानवरों के अपने स्टाइलिस्ट होते हैं, बाहर तो होते हैं, यहाँ मुझे नहीं बाहर होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। हमें तो नहीं पता भाई, क्या स्टाइलिंग करते हैं? वो स्टाइलिंग करते हैं। जानवरों के पास भी बाल हैं, जाहिर सी बात है। आपने नहीं देखा वो मज़े के शिज़ूज़, उनके पोनी बनी हुई होती है, ब्रेड्स बनी हुई होती हैं, हेयर बैंड्स होते हैं, बाहर तो होते हैं, लेकिन अब मुझे यहाँ का नहीं पता। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत होने लगा है कि भाई कैटवॉक हो रही है, गायें जो होती हैं ना उनकी कैटवॉक होती है बाकायदा, और बकरों की भी हो रही है। तो अगर कल को कभी ऐसा हुआ तो हमारे यहाँ ये जो कुर्बानी के जानवर होते हैं, इनकी क्या हो सकती है आप समझते हैं स्टाइलिंग? क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट हैं, तो एक थोड़ा सा इंसानों की स्टाइलिस्ट हूँ, मैं जानवरों की भाई अब आ जाए एक चीज़, वो बंदा बोले भाई ठीक है आप प्लीज़, हम आपको हायर कर रहे हैं और ठीक ठाक पैसे भी दे रहे हैं, नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे, क्योंकि मैं ह्यूमन बींग्स के साथ काम करती हूँ। एनिमल स्टाइलिस्ट आई एम श्योर होते होंगे, आप उनको हायर कर लें क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा। मैंने जानवरों को स्टाइल करना नहीं। अच्छा, मजे की बात यहाँ पे मैंने देखा है, वो बेचारा दुम्बा होता है, उसके बाल काट रहा होता है, कोई बैठा हुआ ऐसे ना मशीन से बस, तो वो तो स्टाइलिस्ट उसको तो नहीं कह सकते। हाँ, तो उसको तो हम स्टाइलिस्ट नहीं कह सकते। सी आई टोल्ड, क्यों नहीं कह सकते? वो एज अ स्टाइलिस्ट ही काम कर रहा है बेचारा, शायद थोड़ा ग्रूम नहीं होगा या थोड़ा पढ़ा लिखा नहीं होगा कि उसको सही स्टाइलिंग का सेंस ना हो, बट कहलाया तो वो भी स्टाइलिस्ट ही ना। मैं सोच रहा हूँ उनमें से 4-5 लाऊं, आप उनकी ग्रूमिंग करें, उनको क्लासेस दें, उनको सिखाएं, एक अच्छा काम हो। अच्छा बिनिश, ये बताएं बचपन में कैसे ईद मनाती थी आप? खास तौर पे बकरा ईद की अगर हम बात करते हैं, ज़ाहिर है कि हमारा ऐसा त्यौहार है क्योंकि ईद उल फितर की अलग चीज़ें होती हैं और जो बकरा ईद होती है उसकी एक अपनी एनर्जी होती है। तो आपकी कैसी बचपन में ईद गुजरती थी? बकरा ईद की बात कर रहा हूँ। आई डोंट रिमेंबर प्लेइंग विद, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि जानवरों के साथ आपने कभी वॉक कराई या कुछ ऐसा, कुछ कभी नहीं हुआ क्योंकि हम लोग 2 बहनें थी, भाई नहीं था घर में, तो वो आई थिंक ये लड़कों को ज़्यादा ये वाले शौक होते हैं, जिद करते हैं। और हमारे यहाँ घर पे कोई सच इन चीज़ों की तरफ वैसा वाला रुझान भी नहीं था। जानवर अगर आता है तो वो चौखट पे बन जाएगा और उसको खाना पीना ज़्यादा हम फेड कर दिया और दैट्स इट।
कोई ऐसा नहीं था कि उसको गोल घुमाना है या समथिंग करना है। हाँ, अलबत्ता बचपन से अभी तक व्हाट आई एंजॉय ऑन बकरा ईद इज़ कुकिंग, बिकॉज यू नो थोड़ा सा होता है कि कभी आप सेकंड डे बारबेक्यू रख लिया या थर्ड डे कुछ कर लिया, तो उसमें मेरी कुकिंग की पार्टिसिपेशन होती है। तो कुकिंग अच्छी कर लेती हैं आप ये? यस, कुकिंग इन्होंने बताया था जी, पहले भी अच्छे कर लेती हैं। मिसेस अली, आप बताएं आपकी कैसी होती थी बचपन में? मुझे कहीं सोर्सेज से पता चला है कि आप तो बकरे लेके घूमती रहती थी मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में। मुझे आपको बात पता चल गई है। मुझे कहीं से अभी किसी ने बताया है। बकरे घुमाने वाली नहीं, जैसा इनका कॉन्सेप्ट है, हमारी भी 4 बहनें थी, लेकिन हमारे क्योंकि 5 मामू थे, तो आपको पता है कि जब 5 लड़के घर में होते हैं तो सबकी अपनी अपनी एक गाय आ रही है, तो वो नानी के घर जाके जो हम इंजॉय करते थे ना, पूरी बकरा मंडी लगती थी, पूरी बकरा मंडी लगती थी भाई। बकरे अलग आ रहे हैं तो गायें अलग आ रही हैं, सबकी गायें हैं, बच्चों के खाने के लिए बकरे का गोश्त है, बड़े बुजुर्ग बकरे प्रेफर करते हैं खाना। तो फिर उनके साथ जो हम 3-4 दिन गुजारते थे वो फुल ऑफ फन होते थे। बाकी हमारे पापा अलाउ बिल्कुल नहीं करते थे कि हम एनिमल्स के पास जाएं या हम उनको फीड कराएं, वो हमेशा डरते थे। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, वो बच्चों को अलाउ नहीं करते, तो हमारे पापा बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए कॉन्शियस थे कि नहीं, आगे नहीं जाना, पास भी नहीं जाना, प्यार भी नहीं करना। लेकिन आपको पता है नानी का जो घर होता है उसमें जो छूट होती है, जो आज़ादी होती है, वो अलग सीन होता है। तो फिर वहाँ पे हम मतलब भूल जाते थे कि कोई पप्पा का लेक्चर है, बस मामू के साथ आस्तीनें चढ़ाई और भाई शुरू। तो कभी ऐसा हुआ है किसी गाय बकरे ने टक्कर मारी हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं हुआ। अगर कोई ऐसा जानवर होता था लिटरली, तो हमारे मामू उसको अलग ही बांधते थे, क्योंकि आपको अंदाजा हो जाता है ना, खुर्राट है, खुर्राट। हाँ, खुर्राट है, तो वो इस तरीके का जानवर होता है, वो अलग बनता है। और जो अच्छे मासूम जानवर या छोटे जानवर होते हैं वो अलग जगह बनते हैं, ताकि क्योंकि बच्चों की अपनी एक एक्साइटमेंट होती है, आपको पता है एनिमल्स को देख के, तो वो इंजॉय कर पाएँ उस टाइम को। इंजॉय कर पाएँ। तो जी इन्होंने मुझे किसी ने बताया था कि ये लेके घूमती थी। एक दफ़ा कोई मोहल्ले वाले परेशान हो गए थे, हमारा बकरा चोरी हो गया है, बाद में फिर ये पकड़ी गई, वो ऐसी बड़े मोहल्ले ले गई थी। अच्छा, आप बताएं जी आपकी कैसे गुजरती थी डॉक्टर जवेरिया बकरा ईद? आप बचपन में क्या किया करती थी? बिल्कुल नॉर्मली, जैसे मतलब फैमिली के साथ और मामा की हेल्प करवाना किचन में, और अभी भी बिल्कुल ऐसे ही है, साथ कुकिंग मेरी स्किल्स भी अच्छी हैं। तो कभी गाय बकरे लेके आप घूमी नहीं है कभी? नहीं, पर मैं सेल्फीज लेती हूँ। मैं हर ईद पे 2 बकरों के साथ एक सेल्फी लगाती हूँ। फिर वो तो चले जाते हैं, कुर्बान हो जाते हैं, फिर अगले साल ने देखिए, सुन्नते इब्राहिमी में कुर्बानी जो है वो अल्लाह को बहुत प्यारी होती है, और आपने अपनी मोहब्बत से, प्यार से कुछ दिन हम अपने पास रखते हैं, और जब हम उनको करते हैं तो वो एक मेमोरी भी बन जाती है। और अभी मैं कुछ मतलब फ्यू इयर्स बैक मैं अपनी मेमोरीज वो देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुकिंग में आप क्या क्या बना लेती हैं? अच्छा, क्या क्या? मुझे मटन खाना भी बहुत पसंद है और मटन बनाना भी पसंद है, पर मैं बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें ऑयल नहीं होता है। पानी में बना देती हैं आप? नहीं, लाइक आई कैन कुक इन, एक तो देखिए यहाँ पे मैं तमाम पूरे बल्कि पाकिस्तान को और जहाँ जहाँ ईद हो रही है वहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो रेड मीट होता है जी, जो रेड मीट है उसमें जो लाल मिर्च है उससे परहेज करें। कोशिश करें कि जो हरे पत्ते वाली सब्जियां उसके साथ बनाएं, हरी मिर्च या काली मिर्च में बनाएं। लहसुन अदरक और दही का इस्तेमाल करें और कचरी का इस्तेमाल करें ताकि वो अच्छी तरह गल सके। कचरी क्या होती है भैया? कचरी इज लाइक अ पपीता पाउडर। ओके ओके। पपाया पाउडर। ये कॉलन हेल्थ है ना, पेट की हेल्थ, ये बहुत ज़रूरी है। अब होता है यहाँ पे क्या है, ईद है ना, पहले दिन आप कलेजी वगैरह बनी, दोपहर को लोगों ने बड़ा माइंड बनाया हुआ है ना कि भाई कोई 5-10 किलो गोश्त बनेगा और सब 1-1 किलो खाएंगे। आपने रेंट पे थोड़ी पेट लिया हुआ है, मैदा भी आपका अपना ही है। अब आपने देख के चलना है। 300 ग्राम इज़ अ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर 1 पर्सन, लाइक 30 to 40, उससे बिलो जाए तो उसकी कम रेशो हो जाती है। अच्छा, ये एक मुझे बात का जवाब दे। और एक जो चिकन ब्रेस्ट पीस है वो 300 ग्राम होता है। इसी पे मैं आ रहा था, ये जो डाइटिशियंस हमारे यहाँ कहते हैं जी 300 ग्राम चिकन ले लें, 100 ग्राम चावल ले लें, इसे हम कहाँ नापते फिरें? सिर्फ इसको छोड़ें, देखिए हर किसी के घर में थोड़ी होती है। अम्मी मारेंगी, अम्मी से ये बात भी करती है 100 ग्राम दे देगा। इसके अलावा भी लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो अपना एज, वेट, हाइट और लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कैलोरी काउंट देते हैं। जैसे आप ये कहें कि ये मैं चमचम लेने लगा हूँ तो इसमें कितनी कैलोरीज हैं। इसी तरह जो खाना ऑयल में बनता है उसकी कैलोरी ऐसे है, 99 के कैलोरी 5 ग्राम में। जो आप स्टीम करते हैं, बॉईल करते हैं, ग्रिल करते हैं, देखिए मर्जी आपकी, आपने अपने हेल्थ के साथ क्या करना है। अगर तो आपको फैट्स की ज़रूरत है, आप बहुत ही लीन है, पतले हैं, कमज़ोर हैं, आपकी हड्डियाँ निकली हैं फेस की और सब चीज़ें, फिर तो आप खा लें, फिर तो आपको ज़रूरत है। अगर आपने जिस्म को फरबा करना है हेल्दी तरीके से, फिर आप प्रोटीन्स की तरफ जाएं, क्योंकि प्रोटीन की नेचुरल ब्रेकडाउन। लेकिन ईद में तो छुट्टी होनी चाहिए ना, ईद में भी हम यही देखते हैं कितनी कैलोरी लोगों ने। आप देखिए कि बदहज़मी, हॉस्पिटल्स, पेशेंट्स, यूरिक एसिड, ये जो आपके दिल के मरीज़ हैं
मतलब ये हर साल मेरे साथ ये होता है कि मैं आधे लोगों को फ़ोन पे कॉल करके हम लोग ईद मुबारक कर रहे होते हैं, घर वालों को भी, बाहर भी मेरी कोशिश होती है आधे हॉस्पिटल में होते हैं, मैक्सिमम निपटाऊँ, पर फिर कॉल्स आ रही होती है कि इमरजेंसी में कुछ लोग हैं और उधर भी हैं, और एक कुछ को तो बिल्कुल ही डायरिया हुआ है, क्यों हुआ, एक ओवर ईटिंग से हुआ, फिर मसाले तेज़। ख़वातीन कहती हैं आदमियों का पेट भरना है, मैं कहती हूँ पेट ना भरो, थोड़ा हेल्दी खिला दे। ख़वातीन का माइंड है ना इतना इतना तरी वाला खाना और सही, मतलब अच्छा नेचुरली कुर्बानी के गोश्त में बहुत ज़्यादा फैट्स हैं, बहुत ज़्यादा बिल्कुल फ्रेश होता है। अच्छा, वैसे इन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि ये ख़वातीन की ज़ाहिर गलती है और इसमें मर्द हज़रात की कोई गलती नहीं। सारी गलती ख़वातीन की, ख़वातीन बहुत अच्छी होती हैं, ख़वातीन जो हैं वो इतना इतना तेल डालती हैं, पता नहीं समझ नहीं आ रहा देखिए वो प्यार बहुत करती है ना अपने हस्बैंड से, अपने फादर से, अपने बेटों से, तो वो कहती है इतना मज़ेदार और इतना भूनती है फिर खाने को, सही भून के और वो ऑयल डाल के और हर चीज़, मसाले भी तेज़। हाँ, तो भाई ये इतना प्यार ना करें, क्योंकि ये प्यार जो है ये आपको हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है। और बिल्कुल ये बात, वैसे तो मैं एक मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सही है कि ज़्यादा तेल वाला खाना जो है ये सही नहीं होता है। और जैसे कि इन्होंने कहा कि वो स्केल मशीन्स होती हैं, ले आएँ, अगर किसी की अम्मी नहीं डांट रही तो ग्राम जो है नापने में आसानी रहे। बेनिश परवेज़ हमारे साथ मौजूद है। बेनिश, मुझे ये बताएं कि जैसे कि उस वक्त स्टाइलिंग की बात हो रही थी, कुछ लोग बग़ैर पढ़े जो है वो ज़ाहिर स्टाइलिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि आपने बाहर से जो है वो तालीम भी हासिल की, उसके बाद आप स्टाइलिंग की फील्ड में आपने माशाल्लाह अपना नाम बनाया। एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, या फिर कहते हैं जी क्रिएटिविटी होती है? नहीं, दोनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यू सी यू आर डीलिंग विद केमिकल्स, सो इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड देम, आप इतना डिज़ास्टर कर सकते हैं। तुक्के में तो आप कब तक चलेंगे? आखिर एक दिन होगा कि आप किसी का मुंह जला देंगे, आप किसी के बाल जला देंगे, आप किसी के स्कैल्प को जला देंगे, तो ये रिस्की है। बाहर तो लाइसेंस होते हैं, जब तक आपके पास डिग्री नहीं हो आपको लाइसेंस नहीं मिलता तो आप काम नहीं कर सकते। यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है, लेकिन फिर भी अब छोटे छोटे इदारे हैं, बहुत सारे सैलून वाले अपनी छोटी सी एकेडमी बना के बैठे हैं, जिनको शौक़ है, जिनको काम करना है, मैं उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो दें। और ज़रूरी नहीं है कि ये क्रिएटिविटी और तालीम, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप पहले MBA करके आएँ और फिर सैलून बिजनेस में आए, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इंटर मैट्रिक किए हुए हैं, आप उसके बाद जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं या जो भी मनी छोटा मोटा आपका बजट है एजुकेशन का इन्वेस्ट करने के लिए, तो ट्राई टू इन्वेस्टेड इन अ सैलून अकेडमी और अ हेयर अकेडमी और अ मेकअप अकेडमी। और अब तो इतना मुश्किल काम ही नहीं है, आधी नॉलेज तो आपको इंटरनेट पे मिलती है। प्लस ये कि आप इंटरनेशनली, पहले हमारे ज़माने में होता था टिकट कटाओ, प्लेन में जाओ, वीज़ा लगाओ, एडमिशन लो, अब तो आप ऑनलाइन कोर्सेज़ इंटरनेशनली जितने भी हेयर ड्रेसेस हैं, नेल आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, लैश एक्सटेंशंस हैं, ये सारे कोर्सेज़ आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। वीडियो पे आपको पूरी प्रॉपर क्लासेस दी जाती हैं। आई नो हैंड्स ऑन क्लासेस का अपना एक मज़ा है, उनका अपना एक एक्सपीरियंस है डेफिनेटली, और उससे जो आपको फिनिशिंग मिलती है वो ऑनलाइन में नहीं मिलती, लेकिन बग़ैर तालीम से बेहतर है ऑनलाइन की तालीम। क्योंकि ये चीज़, इस पर से मैंने सवाल किया कि बहुत से लोगों के साथ ये इश्यूज़ आते हैं कि भाई किसी के बाल, जैसे इन्होंने कहा, ख़राब कर दिए, केमिकल की ज़्यादा वो हो गई तो इशू हो गया। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इस वजह से एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मिसेस अली, बात करें अगर हम रिश्तों की, तो आप जब रमज़ानों में हमारे पास आई थी तो एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ कि जी आप दूसरी शादी भी कराती हैं। ज़रा आज खुल के बताएं, ये दूसरी शादी वाला जो सिस्टम है, ये चक्कर है क्या भाई? ये इसमें लोग कह रहे हैं कि भाई दूसरी शादी को बहुत से लोग जो है वो अलग अलग तरीके से देखते हैं, तो आप ये कहती हैं कि दूसरी शादी जो होती है इसका प्रोसीजर क्या होता है? कोई अगर दूसरी शादी करना चाह रहा है और आपके थ्रू करना चाह रहा है तो आपका प्रोसीजर क्या है? हमारे मर्द हजरात तो बहुत खुश हो जाते हैं सुन के, लेकिन फीमेल अच्छा, करवा भी खुद रही हैं और फिर मर्द पे रख दिया, मर्द हजरात बहुत खुश हो जाते हैं, तो किसी खातून से ही कर रहे हैं ना वो भी। फिर हमारी जो वो वुमेन्स जिनको थोड़ी सी या मिसकंसेप्शन होता है या वो थोड़ा सा गलत इस चीज़ को समझ रही होती हैं कि यार अच्छा दे आर डीलिंग विद द सेकंड मैरिज, तो जब उनको हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सोसाइटी से कोई ऐसा या तो बैड रिव्यू नहीं मिला या इस तरीके की कोई चीज़ मीडिया पे नहीं आई कि यार मिसेस अली आप खुद यंग हैं और यू आर प्रोमोटिंग सेकंड मैरिज, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके का सिनेरियो नहीं है। क्योंकि मैंने जितने भी चैनल्स के ऊपर दूसरी बीवी को प्रमोट करा, मैंने उनको यही बताया कि सबसे पहले तो साहिब हैसियत मर्द, और दूसरी चीज़ वो कि हम दूसरी बीवियाँ उन ख़वातीन को करवाते हैं जिनके साथ बच्चे होते हैं, जो हमारी सोसाइटी को वो ख़वातीन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। क्योंकि आप देखें आजकल मेरा लास्ट शो होता है, डिवोर्स की शरह बढ़ रही है,
तो वो हमारी वीमेंस जिनके साथ बच्चे मौजूद हैं उनको अब हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता। वो हमारी वीमेंस जिनके साथ कोई मेडिकल इशू हैं वो हमेशा अपने पेरेंट्स के घर बैठी रह जाती हैं। हमारी वो वीमेंस जो कि किसी हादसे में उनके हस्बैंड जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं और उनके साथ बच्चे हैं, उनके साथ घर वालों का लोड है, तो वो एक औरत अपनी बची हुई ज़िंदगी अपने पेरेंट्स के घर ही गुजारती है। और बहुत सारी ऐसी हमारी वीमेंस हैं जिनको एज इतनी हो गई है कि उनके अब पेरेंट्स भी नहीं है ना, तो वो अपनी बहनों के घर और अपने भाइयों के घर अपनी बची कुची ज़िंदगी को किस तरीके से सर्वाइव करें अलॉन्ग विद देयर किड्स, इट्स टू डिफ़िकल्ट। अच्छा मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर ये बात होती है कि जी दूसरी शादी, ठीक है आपने कहा कि मर्द हजरात फ़ौरन खुश हो जाते हैं कि जहाँ मौका मिले एक तो मर्दों को कुछ ना कुछ कह दें आप लोग, लेकिन एक बात मुझे बताएं कि जहाँ पे दूसरी शादी का रुझान अब ज़ाहिर लोगों में नज़र आता है, वहीं डिवोर्स की भी रेशो बढ़ रहा है। तो ये डिवोर्स का रेशो क्यों बढ़ रहा है? इसमें कोई कहते हैं कि जी घर वाले, दूसरे घर वाले बोलना शुरू हो जाते हैं जो घर के और बड़े होते हैं, भाई बड़े तो समझाएंगे ना। नहीं देखिए, विद वेरी रिस्पेक्ट, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है वो भले लड़का है या लड़की है, क्लाइंट हमारा, हम उसको बहुत रिस्पेक्टफुली डील करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कहा ना कि मर्द खुश तो होते हैं, लेकिन जो फीमेल हमारी इस चीज़ को सुन के नाराज़ होती हैं उनको भी हमारा जब पर्सपेक्टिव और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है वो भी अच्छी तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा क्लाइंटेज हमारा खुश है इस चीज़ से ऊपर जो हमने लॉन्च किया दूसरीबीवी.com। अच्छा, जो डिवोर्स की शरह है वो डिवोर्स की शरह देखिए, क्योंकि हमारे अंदर ना प्री और पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग नहीं है, जो कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जो कपल्स हैं उनको ये नहीं पता कि शादी से पहले या बाद में किन चीज़ों को हाईलाइट करना है, इग्नोर करना है, किसको बर्दाश्त से लेकर चलना है, उनको इन मैटर्स के बारे में नहीं पता। लड़का अपनी फैंटेसी और एक्साइटमेंट में लड़की को कुछ बता रहा होता है, जी मुझे ये पसंद है वो पसंद है, लड़की अपनी एक्साइटमेंट है, जी मुझे ये पसंद है, मुझे ये दिला दो वो दिला दो। अच्छा, हम नापसंदीदगी में बात नहीं करते कि मुझे क्या पसंद नहीं है। मेरी शादी का ये सीन था, मेरे हस्बैंड ने मुझसे 2 बातें कही थी कि एक तो मुझसे कोई बात छुपाना नहीं और दूसरा मुझसे झूठ नहीं कहना। तो उन्होंने कहा था ये सेम प्रॉमिस मैं तुम्हें देता भी हूँ। तो ये 2 चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 7 इयर्स। कभी हमारे ससुराल वालों ने, कभी मेरी मम्मा साइड में हमारी बात नाम लेकर इस चीज़ की होती है कि हमने इन दोनों मियाँ बीवी में कभी कोई झगड़ा नहीं देखा। और ये बड़ी वैसे अच्छी बात है कि अगर कोई मियाँ बीवी के बीच की बात होती है तो वो ज़्यादा अच्छा यही रहता है कि बीच में रहे। ये जो आप अलग अलग लोगों से डिस्कस करते हैं, फिर अलग अलग दिमाग के लोगों से डिस्कस करते हैं, तो अलग अलग किस्म के फिर आपको ज़ाहिर व्यूज़ या फिर आपको जो है वो बातें सुनने को मिलती हैं। तो कोशिश किया करें कि आपस में ही सॉल्व कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ सबको आजकल वज़न कम करने का शौक है। ठीक है, अच्छी बात है, वज़न कम करना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे टोटके आ रहे होते हैं जो पता नहीं सही होते हैं नहीं होते, और हमारे यहाँ लोग कहते हैं यार वो मैंने सोशल मीडिया पे देखा था। अब बताने वाला कौन है? पीछे से एक आवाज़ आ रही है कि हल्दी भी डाल दो उसमें, वो भी डाल दो, ये भी डाल दो, नींबू डाल दो, सुबह पी लो, तो 10 दिन में जो है 10 किलो वजन कम हो जाएगा। ये कितना नुकसानदेह हो जाता है? देखिए कि एक जैसे कि प्रॉपर एक्सपर्ट एडवाइस इज़ ऑलवेज गुड ना। हर फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है, लाइक यू कैन से कि कार्डियोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट है, इसी तरह हमारी फील्ड भी है, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन। अब इसमें यह कि एक्सपर्ट के पास जब आप जाएंगे तो आप ख़राब नहीं होंगे और आप अपनी बॉडी के साथ प्ले नहीं कर रहे। एक लाइन है कि यू आर व्हाट यू ईट ना, आप वही होते हैं आप जो खाना खाते हैं। फिर बच्चा पैदा होने से लेके बड़े होने तक अगर बैलेंस डाइट मुतवाज़न ग़िज़ा पे चलता है, उसकी ब्रेकफास्ट लंच डिनर प्रॉपर है, उसकी डाइट में हर चीज़ शामिल है, उसको हम मानते हैं कि ये डिज़ीज़ प्रिवेंशन क्योर मेथड में है। बेसिकली इस वक्त का मकसद ये है कि हमने बीमारियों से बचना है, हमने किसी वबाई मर्ज से बचना है, हमने अपनी इम्यूनिटी बेहतर करनी है और हमने अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करना है। इट्स नॉट अबाउट टू ग्लो अप, इट्स नॉट अबाउट टू यू कैन से वेट लॉस। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आपने वज़न ही कम करना है और ये करना है। बेसिक चीज़ ये है, आजकल के वक्त में इतना ज़्यादा बीमारियाँ चीज़ें सब कुछ हो चुका है कि जब लोगों की दौड़ें और चक्कर लगती है फिर ये नहीं पता होता कि अब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना है कि ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना है कि आप एंजियोप्लास्टी पहले करवा लें। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इश्यूज़ बिकॉज ऑफ बैड ईटिंग हैबिट्स, बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल और फिजिकल इनएक्टिविटी। अच्छा, क्योंकि मुझे ब्रेक की कॉल आ गई, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस बात को आप क्लियर करके जाएं कि सोशल मीडिया पे चलने वाली हर चीज़ पे हमारे व्यूवर्स को बिलीव कर लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये चीज़ मैंने इस पर क्लियर कर दी कि भाई ऐसे ऐसे लोग बाल उगाने का तेल बेच रहे होते हैं जिनके अपने बाल नहीं होते। मैंने उनको रिसेंटली पकड़ा भी है कि उनके अपने बाल नहीं है, वो कह रहे हैं 1 हफ्ते में बाल आ जाएंगे। तो भाई जो चले गए वो चले गए, जो बच गए। और ऐसी डाइटिशियंस हैं जो बहुत मोटी और वो पतले होने के नुस्खे दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, देखभाल के किसी भी फॉर्मूले पे अमल किया करें। हमारे मेहमान जो हैं वो उस वक्त अलग अलग बातें कर रहे हैं। अभी ब्रेक में मिसेज अली एक टोटका भी बता रही थी, मैंने कहा ये टोटका भी हम डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, ये भी देखिएगा लोग जो है वो फ़ौरन करने लगेंगे। अच्छा बेनिश,
अगर हम बात करते हैं ईद उल अज़हा की, हम ये देखते हैं कि भाई लोग कुर्बानी करते हैं बहुत से लोग, और बहुत सारा जो गोश्त है वो अपने फ्रिज में भर लेते हैं, फिर अगले साल तक वो चल रहा होता है। इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि भाई ज़ाहिर कुर्बानी का मकसद ये है कि ज़ाहिर तो अल्लाह की राह में होती है, सेकंड ये कि भाई लोगों को जो है वो जो बेचारे नहीं इस्तेमाल कर सकते उनको दो, तो लोग क्यों उस चीज़ का ख्याल नहीं रखते? मैंने देखा जी बहुत से लोग फ्रिज पूरा भर लेते हैं और फिर अगले साल जो बकरीद आ रही होती है ना तो वो आखिरी निकाल रहे होता है। लैक ऑफ एजुकेशन। आप देखें जितने लोग पढ़े लिखे हैं उनको कुर्बानी का मतलब पता है, और जिनको मतलब पता है वो कभी ऐसे नहीं करेंगे। ये चीज़, हाँ ये चीज़ बड़ी एक इम्पॉर्टेंट होती है, और ये मैं आपको बताऊं कि इससे जो है वो नुकसान भी होता है, ये पुराने गोश्त खाने से इससे नुकसान भी होता है, इसको भी हम पूछेंगे। अच्छा मिसेस अली, मैंने जैसे कि उस वक्त एक बात कही थी आपसे कि भाई आप हंस रही हैं मुझे देख देख के, मैंने आपके टोटका बताना है। स्माइली फेस है, आपको पता। अच्छा नहीं, टोटका बता दूं जो आपने बताया? हाँ, बताएं, आप वो बता रही थी ये बाल लंबे करने का टोटका एक, लेकिन बहरहाल वो हम इस पे बाद में बात करेंगे, किसी और दफ़ा हम इस पे बात करेंगे। अच्छा जो शादी की बात हो रही थी, जैसे कि हमने दूसरी शादी पे भी बात कर ली, हमने ये भी पूछ लिया कि भाई डिवोर्स रेशो बढ़ रहा है। अच्छा एक प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा आती है, जैसे कि आपने उसी वक्त कहा था कि शादी से पहले की जो वादे होते हैं जिसे हम कहते हैं फैंटेसी वर्ल्ड, एक फैंटेसी वर्ल्ड में हम जी रहे होते हैं कि जी इस तरह होगा, लेकिन शादी की रियलिटी बिल्कुल अलग है। तो आफ्टर मैरिज रियलिटी होती क्या है? खासतौर पर मैं लड़कियों के लिए बात कर रहा हूँ, शादी की रियलिटी क्या है? देखिए यही बात है ना कि वो जो हमने एक जो लड्डू खाए पछताए ना पछताए, हाँ, वो जो दादी की कहानी होती है ना हमारी, वो तो हर लड़की ने सुनी है ना कि जी शहजादा आता है, तो ये देखिए ये रियल लाइफ में इस तरीके से नहीं होता। ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और ये लड़की को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी देखी हैं जो कि बहुत ग्रूम्ड होती हैं, तो वो कहती नहीं मैंने कभी किचन में मैं नहीं गई हूँ, मुझे नहीं पता कि खाना कैसे पकता है। नहीं भाई, अगर आपकी शादी हो रही है तो आपने अपने हस्बैंड को नाश्ता भी सर्व करना है। अगर आप खुद से नहीं बना सकते तो आपने भले आप किसी अपने कुक से बनवाएं, शेफ़ से बनवाएं, लेकिन अपने सर्व को आपको तरीका आना चाहिए। आपको पता हो कि आप किससे किस तरीके से बात कर रहे हैं, अपनी मदर इन लॉ को कितना रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें, अपनी सिस्टर इन लॉज को किस तरीके से, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपके साथ एक शो किया था, मैंने बताया था कि हमारे यहाँ जो शादी की एज है उसमें लड़के इतने फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होते। तो शुरू में तो लड़की ने जॉइंट फैमिली में ही जाना है, तो उसको जॉइंट फैमिली के रख रखाव का या सिस्टम को किस तरीके से लेके चलना है वो बहुत अच्छे से अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि लड़की, लेकिन ये अवेयरनेस तो देखिए एक ये होता है कि किचन में कुछ ज़ाहिर कुछ बड़े वेल ऑफ लोग होते हैं तो उनके यहाँ किचन में जाने का एक रूल नहीं होता है, मतलब नहीं जाते। तो मैं नहीं समझता कि भाई जो ज़ाहिर शादी कर रहा है तो उसको ही पता होना चाहिए कि ये किचन में नहीं जाती। जिम्मेदारियों का खेल है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हर चीज़ को करना चाहिए। लेकिन ये जो आप बात कर रही हैं किस तरह बात करनी है या किस तरह ससुराल को लेकर चलना है, तो ये तो घर से ही आएगी ना तरबियत। हाँ, ये घर से आनी चाहिए। तो ये हमारे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बिल्कुल एजुकेशन पे या कैरियर के ऊपर बच्चियों को फोकस करा देते हैं, और मिनट में अच्छा रिश्ता आता है तो कहते हैं जी शादी कर दें। क्योंकि मेरे रिसेंट क्लाइंट थी, उन्होंने कहा ये बच्ची दुबई से आई, हमने फ़ौरन शादी करनी। तो भाई थोड़ा सा उसको आप चीज़ों का भी उसको कैरियर से निकाला है, कैरियर से आपने फ़ौरन निकालिया, अब उसको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में भी तो एजुकेट करें कि शादी के बाद उसको अब किस तरीके से घर में चीज़ें करनी है। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है कि बच्ची को बता दें कि भाई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी और आपने उसको हैप्पी फेस के साथ मैनेज करना है। हाँ, और जो जिससे हो भी रही हो उसको भी ये चाहिए कि भाई देख लें कि ज़ाहिर आप जब शादी करते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं कि मैं इस घर से इस लड़की को ला रहा हूँ। अब लाते ही बहुत सारी जगहों में मैंने देखा सारा लोड डाल देते हैं, तो फिर तो ज़ाहिर कोलैप्स होना ही है और फिर उसका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं निकलता। जैसे कि मैंने उस वक्त बिनी से पूछा था कि जी फ्रिज भर लेते हैं लोग, जी इतना भर लेते हैं ऊपर तक, बिल्कुल ऊपर तक, मतलब यूं करके बंद कर रहे होते हैं। ये जो रख के गोश्त खाते हैं, रख के, ये कितना नुकसानदेह होता है? देखिए कि जो गोश्त है उसको थोड़ी देर के लिए भी बाहर नहीं रखा जाता, फ़ौरन से कहा जाता है कि फ़ौरन से जिनको देना है दो, मुस्तहिक लोगों को, रिश्तेदारों को या अपने लिए। अब गोश्त ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी है, यानी उसमें सबसे ज़्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी हो रही होती है और एसिडिक होता है बेसिकली, अगर ज़्यादा खा लो तो एसिडिक हो जाता है। जैसे कि ये बताती चलूँ कि तकरीबन 3 to 6 वीक्स रिकमेंडेड है कि आप उसको स्टोरेज कंडीशंस पे जाएं तो वो आप रख सकते हैं। अगर 6 वीक से ऊपर चले जाएं और अगर रिगर मॉर्टिस जो स्लॉटरिंग प्रोसेस है उसी से होके गुजरा है और फिर हम स्टोरेज की तरफ चले गए हैं, और हाँ स्पेसिफिकली एक चीज़, जब कुर्बानी करते हैं तो उसका जो ब्लड बह रहा होता है, जो जानवर में ब्लड बह रहा होता है, वो अच्छी तरह से उसको ड्रेन आउट करें, क्योंकि जितना कम ब्लड होता है, जितनी अच्छी तरह जो गोश्त साफ़ होता है, उतनी कम उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। चीज़ें पहले आपके किचन में ही होती हैं और फिर किचन से ही आपके प्लेट में और फिर आपके पेट में एंटर होती हैं। जो बीमारी है ना वो ऐसे एकदम से नहीं आती है, इट सर्टेन प्रोसेसेस उसके। अच्छा, अब पाकिस्तान में क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड ऐसा है कि कुछ लोगों का भी गोश्त जमा करेंगे, अपने लिए भी बहुत रख लेंगे। आप तो सारा साल खाते हैं, मुस्तहिक लोगों का हक ज़्यादा बनता है जो पूरा साल नहीं खाते। अच्छा, आपने बताया कि 4 से 6 हफ्ते बस रख सकते हैं, बस उसके बाद उसमें
उसका रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट होता है जो कार्सिनोजन डेवलप करता है, जिससे कैंसर डेवलपिंग सेल जनरेट होते हैं। और फिर जितने भी लोग हैं, अब जब आप किसी घर दावत में जाएं बकरीद गुजरने के 6 हफ्ते बाद, तो पहले उनका फ्रिज खोल लें, अगर उसमें बहुत सारी थैलियाँ हो तो उनके घर का खाना मत खाएं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात मैं भूलना चाहूँ कि थॉइंग प्रोसेस से बचें, खाने को बार बार गर्म करके ना दें। अगर दोपहर का खाना बना है रात में, उसको दोबारा गर्म ना करें, उसमें भी कैंसर डेवलपिंग सेल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए, आपके पेट के लिए और दिल के लिए अच्छे नहीं होते। भाई ये बार बार जो गरम करके देती है ना खवातीन, ये बिल्कुल ना दिया करें। शहरी ये भी ताज़ा खाना पकाएं। शहरी ये भी सबको बताना, आप बताया करें कि चाय भी दोबारा गर्म ना करें, बन जाती है, फिर सारा दिन गर्म करते रहते हैं लोग। कराची भी ऐसी है, इस्लामाबाद भी ऐसी है, लाहौर भी ऐसी है। यही तो है, तभी तो कहते हैं कि बिल्कुल फ्रेश करें। कोई मैसेज बेनिश आप देना चाह रही हैं देखने वालों को? एंजॉय करें अपनी ईद को और किसी किस्म के हादसे से बचें, बिकॉज डेफिनेटली कुर्बानी के दौरान या कभी होता है जानवर अक्सर हम लोग देख रहे होते हैं, तो जस्ट स्टे सेफ एंड हैप्पी ईद। आपका कोई मैसेज? जी, मेरा मैसेज ये है कि आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बड़े दिन का हमें जो है वो हिस्सा बनाया और लोगों को जो है वो इस मैसेज से आगाह किया। बाकी मैं ये कहूँगी कि जितना हो सके निकाह को आसान बनाना चाहिए, निकाह की लोगों को दावत देना चाहिए और बड़े बड़े जो इवेंट्स हो रहे हैं, शलीमा तो, रत जगह तो, कवाली नाइट, उन सबको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके अकॉर्डिंग टू द बजट और वो फैसिलिटीज़ जिनको हमारे आसपास के लोग भी अटेंड कर सकें, उतने इवेंट्स रखें, अंडर बजट रखें और बाकी की जो चीज़ें हैं वो शादी के बाद रखें, क्योंकि शादी से पहले और बाद में बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो कि फाइनेंशियल शायद स्टेटस के हवाले से हल हो सकते हैं, लेकिन हम शादी पे इतना खर्चा कर देते हैं कि बाद के लिए हमें बहुत मसाइल होते हैं। उसके बाद इस चीज़ को हम थोड़ा सा मैनेज करके उसके बाद हम सलामी के लिफाफों पे सारी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं जो निकलते बहुत कम है। कोई मैसेज देना चाहती हैं डॉक्टर साहब आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि गो ग्रीन गो ब्यूटीफुल, गोश्त बिल्कुल खाएं इस ईद पे, दबा के खाएं, पर सब्जी और दाल के साथ खाएं और कहवा पीना मत भूलें और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। बिल्कुल जी, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारी इस प्रोग्राम में आए और आपने इनवाइट किया। बहुत अच्छी और मज़ेदार आप लोगों ने बातें की हैं। तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर ईद उल अज़हा की बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी जो कुर्बानी है उसे कबूल अता फरमाए। अपने मेज़बान शहरी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।